कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो बिना एक लाइक किए मत जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। डांस परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट सुनकर अब रिया, तंस, तनिष्क, परीक्षा, पंक्ति एक तरफ आ गए, लेकिन आश्रय वहां पर नहीं था। सृष्टि की नज़रें आश्रय को ढूंढ रही थी। जैसे ही उसे आश्रय नजर आया वो तुरंत उसके पास आई और बोली, डांस परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट नहीं सुनी क्या तुमने? आश्रय हंसा और बोला, अपनी ही बर्बादी पर अब मुझे खुद नाचना होगा क्या मॉम? सृष्टि गुस्से से बोली, तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? आश्रय मुस्कुराया और बोला, सॉरी मॉम, मुझे तो आप पर गुस्सा करने की इजाज़त भी नहीं है। मैं आप पर गुस्सा कहाँ कर सकता हूँ? आप पर गुस्सा करने का हक तो सिर्फ और सिर्फ प्रांस भाई का है ना। अगर मैंने कुछ कह दिया तो आप बुरा मान जाएंगी। अच्छा बताइए मुझे क्या करना है? शादी तो मैं आपके कहने पर कर ही रहा हूँ, और भी हुक्म दीजिए ना, जो जो आप कहेंगी मैं वो सब करूँगा। उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। आश्रय एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ मॉम, ऐसे क्या देख रही हैं आप? बताइए मुझे क्या करना है? डांस डांस का कुछ कह रही थी ना आप? ये बोलते हुए उसने स्टेज की तरफ देखा जहाँ पर सब लोग उनका वेट कर रहे थे। वो हंसा और बोला, अच्छा कपल डांस है क्या? कोई बात नहीं, आप कहें तो मैं तो अपनी जान भी दे दूँ, कपल डांस की तो बात ही क्या है। ये बोलकर वो सीधा स्टेज की तरफ बढ़ गया। सृष्टि ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक आश्रय आगे बढ़ चुका था। पंक्ति के पास आकर उसने अचानक से ही जब पंक्ति का हाथ पकड़ लिया तो पंक्ति एकदम से कांप उठी। अगले ही पल आश्रय व्यंग से बोला, ड्रामेबाज कहेंगी। ये बोलकर वो उसे खींचते हुए स्टेज पर ले गया। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी स्टेज की तरफ बढ़ गए। स्टेज पर लाइट ऑफ हो चुकी थी। सब लोग अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हुए और म्यूजिक स्टार्ट हुआ। एक दिल है एक जान है। पंक्ति की कमर पर आश्रय के हाथ थे और पंक्ति ने अपने हाथ आश्रय के कंधों पर रखे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ रिया भी मुस्कुराते हुए तंस की तरफ देख रही थी और तंस थोड़ा शरारती मूड में लग रहा था। परीक्षा और तनिष्क भी मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आश्रय को देखते हुए पंक्ति धीमे से बोली, आप ये डांस नहीं करना चाहते ना? आश्रय व्यंग से बोला, क्या फ़र्क पड़ता है, करना तो मैं बहुत कुछ नहीं चाहता, लेकिन कर रहा हूँ ना। बस मजबूरी है कि अपनी मॉम से मैं बहुत प्यार करता हूँ, वरना तुम जैसी लड़की और मेरी बीवी बने ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी बात सुनकर पंक्ति की आंखों में आंसू आ गए। अचानक ही आश्रय ने पंक्ति का एक हाथ कसकर पकड़ा और उसे घुमाते हुए उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। पंक्ति रोते हुए बोली, मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, जो कुछ हो रहा है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू गाना चल रहा था। उसकी बात सुनकर आश्रय ने गुस्से से अपने जबड़े कस लिए और फिर वापस पंक्ति को अपनी तरफ घुमाकर उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे खुद के करीब करते हुए बोला, तुम सिर्फ चालबाज नहीं, हद दर्जे की बेशर्म भी हो। इतना सब कुछ करके भी तुम ये सब कहने की हिम्मत रखती हो? मानना पड़ेगा, बेहद पहुंची हुई चीज हो तुम। ये बोलते हुए उसका हाथ पंक्ति की पीठ पर काफी ऊपर तक आ चुका था। आश्रय का चेहरा पंक्ति की गर्दन पर झुका हुआ था और पंक्ति को उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। वो अंदर तक कांप रही थी। उसके हाथ आश्रय के कंधे पर थे। वो एक बार फिर से धीमे से बोली, काश मैं आपको बता पाती मेरे दिल में क्या है और क्या नहीं। ये सब कुछ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है आश्रय जी? जैसे ही उसने कहा, अचानक ही आश्रय ने उसकी गर्दन पर अपने ठंडे होठ रख दिए। पंक्ति एक पल के लिए सिहर उठी। आश्रय ने अब अपना चेहरा वापस ऊपर की तरफ उठाया और बेहद सर्द आवाज में बोला, कोशिश भी मत करना मुझे कुछ कहने की या फिर इधर उधर की बातें करके मेरा यकीन वापस जीतने की। जिस तरह से टूटा हुआ दिल दोबारा नहीं जुड़ता, टूटा हुआ कांच दोबारा नहीं जुड़ता, वैसे ही मेरा जो तुम पर भरोसा था ना, वो भी चकनाचूर हो गया था, जो चाह कर भी अब तुम वापस नहीं जोड़ सकती। ये बोलकर उसने एक झटके से पंक्ति को छोड़ा तो पंक्ति लड़खड़ा कर पीछे की तरफ हो गई।
डर से उसकी सांसें गहरी हो गई थी। अगले ही पल आश्रय गुस्से भरी नज़र उस पर डालकर वहां से बाहर की तरफ चला गया। पंक्ति अपनी जगह पर खड़ी रह गई। दूर खड़ी रीवा ये सब कुछ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रांस गुस्से से कांपता हुआ अपने रूम की तरफ आया। उसके हाथों में पंखुड़ी का हाथ था। पंखुड़ी इस वक्त हद से ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि प्रांस के चेहरे को देखकर ही साफ पता चल रहा था कि वो हद से ज्यादा गुस्से में है। पंखुड़ी को रूम में लाकर प्रांस ने एक झटके से उसे छोड़ा। पंखुड़ी के कदम लड़खड़ा गए। वो जल्दी से बोली, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं जी? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस चिल्लाकर बोला, शट अप, यू जस्ट शट अप पंखुड़ी। उसका गुस्सा देखकर पंखुड़ी कांप उठी। आज तक प्रांस ने कभी उस पर इस तरह से गुस्सा नहीं किया था। हाँ, उसे शुरुआती दिनों में पंखुड़ी पर बहुत गुस्सा आता था। वो पंखुड़ी से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ रहता था, उससे ढंग से बात तक नहीं करता था, लेकिन तब भी वो उसे गुस्से से इस तरह से नहीं देखता था, उस पर इस तरह से नहीं चिल्लाता था जिस तरह से वो अब चिल्लाया था। पंखुड़ी की आंखों में नमी तैर गई। प्रांस ने उसे कंधों से पकड़ा और बोला, क्या था ये सब? क्या था ये सब? क्या ये डांस था? कैसा डांस था ये? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? किसने कहा तुम्हें ये डांस करने के लिए? आर यू आउट ऑफ योर माइंड पंखुड़ी? सब लोगों के सामने तुम इस तरह का डांस कर भी कैसे सकती हो? पंखुड़ी धीमे से बोली, आपको अच्छा नहीं लगा डांस? उसकी बात सुनकर प्रांस ने एक झटके से उसे छोड़ा। जैसे ही उसने पंखुड़ी को छोड़ा, पंखुड़ी एक बार फिर से लड़खड़ा गई। प्रांस ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। पंखुड़ी का ये बेवकूफ़ी से भरा हुआ सवाल सुनकर ही उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए ही बोला, मेरा मन कर रहा है मैं एक थप्पड़ लगा दूं तुम्हारे मुंह पर। इस तरह का बेहुदा डांस करके तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे तुम्हारा डांस पसंद नहीं आया? सीरियसली पंखुड़ी, तुम बेशक से जितनी मर्जी गलती करो, बेवकूफ़ी करो या मासूमियत से कुछ करो, लेकिन मुझे कभी इस तरह से गुस्सा तुम पर नहीं आया। लेकिन आज तो तुमने हद कर दी। वहाँ पर इतने सारे मेहमान थे और इतने सारे मेहमानों के सामने तुम ये कपड़े पहनकर उस तरह का डांस कर रही थी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे तुम्हारा ये बकवास सा डांस पसंद आएगा? पंखुड़ी उसकी बात सुनकर शुबक शुबक कर रोने लगी। उसे यूं रोते हुए देख प्रांस ने अब एक गहरी सांस ली, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो अपने होठों को एक पल के लिए अंदर की तरफ दबाकर सांस बाहर की तरफ छोड़कर बोला, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहा तो मुझे खुद भी नहीं पता मैं तुम्हें क्या कुछ सुना दूंगा पंखुड़ी। पर सीरियसली आज तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये बोलकर प्रांस तुरंत वहाँ से चला गया और पंखुड़ी बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। उसे नहीं पता था कि प्रांस उसके डांस से इस कदर नाराज हो जाएगा। उसे तो लग रहा था कि वो प्रांस को मना लेगी। परीक्षा और रिया के साथ साथ तनिष्क ने भी उसे कहा था कि ये डांस देखकर प्रांस की नाराज़गी दूर हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि प्रांस अब उसे आसानी से माफ़ नहीं करने वाला। उसने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, मैंने एक बार फिर से गलती कर दी न जान। मुझे क्या पता था कि इस डांस की वजह से आप और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं ये जानबूझकर क्यों करती, पता नहीं क्यों। एक तो जब आप मुझसे नाराज़ हो जाते हैं तो मुझे इतना रोना क्यों आता है, पर रोने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मुझे आपको मनाना है, मैं आपको खुद से नाराज़ नहीं देख सकती। अगर आप मेरे डांस को देखकर और ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से कोशिश करूँगी, लेकिन मैं आपको तो मना कर ही रहूँगी। ये बोलते हुए वो अभी भी अपने आंसू साफ कर रही थी जो लगातार बहते ही जा रहे थे। किसी तरह वो खुद को संभाल कर बाहर की तरफ आई। बाहर आते ही उसकी नज़र प्रांस पर गई जो पार्किंग एरिया की तरफ जा रहा था। वो प्रांस की तरफ बढ़ती उससे पहले ही पंक्ति उसके रास्ते में आकर खड़ी हुई। अभी कुछ पल पहले पंक्ति रीवा के सामने थी और रीवा गुस्से में उसे कुछ बोल रही थी, और जैसे ही पंक्ति की नज़रें अंदर से बाहर आती हुई पंखुड़ी पर गई, उसने तुरंत पंक्ति को पंखुड़ी की तरफ धक्का दे दिया था। पंखुड़ी अपने आंसू साफ करते हुए बोली, साइड हट जाओ पंक्ति, मुझे इनके पास जाना है। ये मुझसे नाराज़ हो गए हैं, कहीं ये घर से चले ना जाएं। ये बोलकर वो वहाँ से जाती उससे पहले ही पंक्ति बोली,
आप इतना परेशान क्यों हो रही हो पंखुड़ी भाभी? प्रांस भैया इतने भी सख्त नहीं है कि वो आपसे नाराज़ रहें। वो तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा फ्रैंक है। मैंने बहुत बार देखा है उन्हें रीवा दीदी के साथ। जब वो रीवा दीदी के साथ होटल में पार्टी करने के लिए जाते हैं तो बहुत वक्त उनके साथ बिताते हैं। उनका नेचर तो बहुत ज़्यादा कूल है। ऐसे में आपको उनसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी मान जाएंगे। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो झट से बोली, मतलब कौन सी मीटिंग की बात कर रही हो तुम पंक्ति? तुमने कब देखा इन्हें रिवाजी के साथ? पंक्ति की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। मैंने देखा था उन दोनों को एक रूम में, पर पता नहीं क्यों जब मैं उनके सामने गई तो वो दोनों आपस में लड़ने लग गए। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन पहले तो वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। 2-3 घंटे वो एक रूम में थे। शायद मेरा वहाँ पर आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। शायद रिवादी को अच्छा नहीं लगा होगा, वरना प्रांस भैया तो ऐसे गुस्सा नहीं होते ना। पंखुड़ी का दिमाग घूम गया था। रिवा और प्रांस होटल रूम में थे, ये सुनकर ही उसे कुछ होने लगा था। उसे अपने सिर में दर्द महसूस होने लगा। वो रोते हुए बोली, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अपने घर जाना है। पंक्ति जल्दी से उसके सीने से लग गई और रोते हुए बोली, प्लीज़ भाभी कहीं जाना मत, आप इस घर को छोड़कर मत जाना, प्लीज़ आप दुखी मत होना। अगर आपको होटल वाली बात का बुरा लग रहा है तो होटल में तो कोई भी किसी के साथ भी जा सकता है ना, इसमें कुछ गलत नहीं है। पंखुड़ी ने उसे खुद से अलग किया और बोली, मुझे नहीं पता क्या गलत है और क्या नहीं। मैं तो डांस भी करूं तो गलत है, और वो किसी के साथ होटल जाए तो भी गलत नहीं। अब मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे बस अपने घर जाना है। ये बोलकर वो रोते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। सृष्टि, जो अपने किसी गेस्ट को सी ऑफ करने के लिए बाहर की तरफ गई थी, जब उसने पंखुड़ी को रोते हुए बाहर की तरफ जाते हुए देखा तो वो हैरान रह गई। वो जल्दी से उसके पास आई। उसने एक नज़र पीछे की तरफ भी देखा, जहाँ उसकी नज़र पंक्ति पर गई, लेकिन पंक्ति ने उसे देखते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। सृष्टि को अजीब लगा, लेकिन पंक्ति के पास जाने से पहले उसने पंखुड़ी को संभाला, जो अपनी आंखें मसलते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। उसने जल्दी से पंखुड़ी के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम इतना रो क्यों रही हो पंखुड़ी? प्रांस ने गुस्सा किया क्या? तुम्हारे डांस की वजह से उसे गुस्सा आया? पंखुड़ी रोते हुए बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी है सासू माँ, ना ही मुझे किसी और से बात करनी है, मुझे अपने घर जाना है। सृष्टि उसकी बात सुनकर जल्दी से बोली, ये तुम क्या बोल रही हो पंखुड़ी? ऐसे कोई घर छोड़कर जाता है क्या? कहीं नहीं जाओगी तुम? चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो और मुझे बताओ क्या बात हुई। ये बोलकर उसने पंखुड़ी का हाथ पकड़ा। पंखुड़ी ने झट से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, आप सब लोग मुझे खींचते क्यों रहते हो? मुझे दर्द होता है, ये चूड़ियाँ लगती हैं मुझे। ये बोलते हुए उसने अपनी कलाई ऊपर की तरफ की तो सृष्टि की नज़र उसकी कलाई पर गई, जहाँ पर उसकी चूड़ियाँ सच में उसकी कलाई में अंदर तक धसी हुई थी, जहाँ से खून की बूंदें बाहर आ रही थी। शायद प्रांस ने जब उसकी कलाई को कसकर पकड़ा तो उसकी कलाई की चूड़ियाँ टूट गई थी। सृष्टि उसका हाथ पकड़कर जल्दी से उसे लेकर साइड में आई और फिर उसके हाथ को पानी से साफ करने के बाद उसे अंदर की तरफ अपने रूम में ले गई। पंखुड़ी अभी भी सिसक सिसक कर रोए जा रही थी। सृष्टि ने कैबिनेट में से मेडिकल बॉक्स निकाला और उसके हाथों पर बैंडेज लगा दी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, शायद प्रांस से गलती से तुम्हारी कलाई जोर से दब गई होगी बेटा, और मैं भी ऐसे ध्यान रखूंगी, तुम्हारी कलाई को कसकर नहीं पकड़ूंगी। पर तुम ऐसी बात मत किया करो बच्चे, तुम घर छोड़कर जाने की बात करती हो तो कुछ होता है मुझे। पंखुड़ी रोते हुए बोली, तो आप ये बात इन्हें क्यों नहीं समझाती सासू माँ? ये तो दूसरों के साथ होटल में भी जाते हैं और मेरा इन्हें डांस करना भी पसंद नहीं। मुझे क्या पता था कि मेरा डांस इन्हें पसंद नहीं आएगा, इन्हें बुरा लगेगा। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं ये डांस करती? आपको तो पता है ना, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती जो इन्हें पसंद ना हो। फिर भी इन्होंने मुझे इतना डांटा क्यों? फिर ये मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। ये बोलते हुए वो बुरी तरह से सुबक रही थी। उसकी सांसें भी उखड़ने लगी थी और आंखें तो रो रो कर सूज चुकी थी। सृष्टि ने जल्दी से उसका चेहरा अपने सीने में छुपाया और बोली, पहले तुम चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास आओ।
ये बोलकर उसने पंखुड़ी का सिर अपने गोद में रख लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। पंखुड़ी अभी भी धीरे धीरे सुबक रही थी। वो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह रोए जा रही थी। उसे चुप करवाना सृष्टि के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। वो उसे चुप कराते हुए बोली, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है बेटा। प्रांस किसी के साथ होटल में नहीं गया है, और अगर वो गया भी होगा तो वो मीटिंग के लिए होटल में गया होगा। मीटिंग के लिए होटल में जाना गलत बात नहीं होती है। पंखुड़ी सुबकते हुए बोली, लेकिन 2 घंटे किसी के साथ होटल रूम में रहना सही भी तो नहीं होता है ना सासू माँ। मुझे सब पता है, ये अच्छी बात नहीं होती है। इन्होंने मुझे खुद बताया था कि ये ऐसे किसी के साथ नहीं जाते हैं। जब मैं देवर जी के साथ मॉल में जाती हूँ तो भी इन्हें पसंद नहीं आता। इन्होंने मुझे कहा है कि मैं किसी के साथ कहीं नहीं जाऊँगी, बस जहाँ जाऊँगी उनके साथ जाऊँगी। फिर ये क्यों खुद किसी और के साथ जाते हैं? मुझे बुरा नहीं लगता क्या? ये बोलते हुए अब उसकी सांस और भी ज़्यादा उखड़ने लगी थी और उसे हिचकी आने लगी थी। सृष्टि ने उसे ऊपर की तरफ उठाया और फिर साइड में रखा हुआ पानी का गिलास उसके होठों की तरफ बढ़ाया। पंखुड़ी इतना ज़्यादा रो रही थी कि उससे पानी भी नहीं पिया जा रहा था। सृष्टि ने ज़बरदस्ती उसे पानी पिलाया और फिर गिलास साइड में रख वापस उससे पंखुड़ी का चेहरा अपनी गोद में ले लिया। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोली, अच्छा चलो मान लेते हैं प्रांस किसी के साथ होटल में गया होगा, लेकिन मुझे ये बताओ किसके साथ? पंखुड़ी रोते हुए बोली, रीवा जी के साथ। सृष्टि को अब जाकर उसकी बात समझ आई। मतलब ये सब कुछ पंखुड़ी के दिमाग में रीवा ने डाला है। सृष्टि जल्दी से बोली, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि वो लड़की सही नहीं है। उसने तो पहले भी तुम्हें और प्रांस को लड़ाने की कोशिश की थी ना। वो प्रांस को तुमसे दूर करने की कोशिश करती रहती है, तो तुम समझ क्यों नहीं रही हो बात को पंखुड़ी? तुम्हें रीवा की बातों पर यकीन नहीं करना है। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही रागिनी वहां पर आई और उन दोनों को देखकर हैरानी से बोली, ये सब क्या है सृष्टि? ये पंखुड़ी इतना रो क्यों रही है? देखो इसकी क्या हालत हो गई है। क्या प्रांस ने इसे कुछ कहा? सृष्टि परेशानी भरी आवाज़ में बोली, अभी फिलहाल कुछ मत पूछो रागिनी, तुम बस एक काम करो, बाहर मेहमानों को संभालो। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना मेरी तबीयत सही नहीं है। रागिनी जल्दी से बोली, वो सब तो मैं संभाल लूँगी सृष्टि, लेकिन पंखुड़ी की हालत। प्रांस कहाँ है? उसे बुलाओ, वो संभालेगा पंखुड़ी को। सृष्टि गुस्से से बोली, अगर वो संभालता तो मुझे संभालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती रागिनी। मुझे पहली बार अपने बेटे पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अपनी चीज़ों को क्लियर करने की बजाय वो सब कुछ खराब करने में लगा हुआ है और इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता मेरी और डिस्ट्रॉयर की औलाद इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। पंखुड़ी जो अभी भी रो रही थी वो अचानक से ही बोली, इन्हें बेवकूफ़ मत कहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो पंखुड़ी की बात सुनकर सृष्टि हैरानी से उसे देखने लगी। अभी वो खुद उसके बारे में शिकायतें कर रही थी और अब जब सृष्टि ने उस पर गुस्सा किया तो पंखुड़ी को वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। रागिनी भी मुस्कुराई और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, तुम संभालो इसे, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। सृष्टि ने अपना सिर हिलाया और रागिनी वहाँ से चली गई। पंखुड़ी पूरी तरह से सृष्टि की गोद में अपना सिर रखकर लेटी हुई थी और उसके हाथ सृष्टि के पीठ पर थे, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के सीने से लगकर अपनी शिकायतें करता है। पंखुड़ी का भी इस वक्त वही हाल था। सृष्टि को समझ में नहीं आ रहा था कि वो पंखुड़ी से क्या कहे, क्योंकि वो बातें जो वो पंखुड़ी को समझाना चाहती थी उसके लिए एक मैच्योरिटी और दिमाग ज़रूरी था, लेकिन पंखुड़ी शायद अभी इन सब बातों को समझने के लायक नहीं थी। इसलिए सृष्टि बस एक गहरी सांस लेकर अब उसके बालों को सहलाती रही और पंखुड़ी कुछ ही देर में नींद में चली गई। रो रो कर वैसे भी उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। उसके सोने के बाद सृष्टि ने उसे बिस्तर पर लिटाया और फिर अपना फ़ोन उठाकर प्रांस को कॉल कर दिया। वो प्रांस से बात तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वो भी मजबूर थी। वहीं दूसरी तरफ प्रांस, जो इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठा वाइन पी रहा था, जैसे उसके फ़ोन पर सृष्टि का कॉल आया उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि सृष्टि उसे क्यों कॉल कर रही है। जरूर पंखुड़ी रो रही होगी और उसे रोते हुए देख सृष्टि को प्रांस पर गुस्सा आ रहा होगा। यहाँ वो कितने दिनों से सृष्टि से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सृष्टि उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी और अब पंखुड़ी के आंसुओं ने उसे प्रांस को कॉल करने पर मजबूर कर दिया था।
वहीं दूसरी तरफ सृष्टि गुस्से में थी। वो प्रांस से बात करना चाहती थी। बेशक पंखुड़ी का वो डांस करना थोड़ा अजीब था, लेकिन प्रांस को इस तरह से उस पर गुस्सा करने का कोई हक नहीं था। वो ऊपर से ये होटल वाली बात प्रांस को उसे क्लियर करनी चाहिए थी। अब करने को तो सृष्टि भी ये सब कर सकती थी, पंखुड़ी को समझा सकती थी, लेकिन जो चीज़ प्रांस करता वो चाहकर भी सृष्टि नहीं कर पाती। जब एक बार फ़ोन बजकर बंद हो गया तो सृष्टि ने दोबारा कॉल किया। इस बार प्रांस ने कॉल रिसीव किया। सामने से सृष्टि की गुस्से भरी आवाज़ आई, कहाँ हो तुम? प्रांस मुस्कुराया और बोला, बड़ी जल्दी आपको याद आ गई कि आपका एक बेटा भी है और उसे भी आपको पूछना चाहिए कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। सृष्टि दोबारा गुस्से से बोली, मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना, बस इतना कहना है कि आकर पंखुड़ी को संभालो। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया है। तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्रांस तुरंत बोला, अच्छा, और वो कुछ भी कर सकती है? किसने कहा था उसे इस तरह से डांस करने को? सृष्टि तुरंत बोली, तुम पागल हो क्या प्रांस? इतनी छोटी सी बात पर कोई इस तरह से नाराज होता है क्या? तुम जानते हो ना, पंखुड़ी को इतनी मैच्योर नहीं है वो कि सही गलत में फ़र्क कर बैठे। उसे हमें ही समझाना होगा, संभालना होगा। प्रांस गुस्से से बोला, लेकिन हर बार मैं उसे छोटी छोटी बातें नहीं समझाऊंगा। सृष्टि अब थोड़े सर्द लहजे में बोली, सीरियसली? ओके फाइन, तो मत समझाओ। पंखुड़ी मुझसे रोते हुए अपने मायके जाने की बात कर रही थी। एक काम करो, तुम मत आओ उसके पास। मैं उसे कह देती हूँ कि वो अपने घर चली जाए और फिर तुम अपना झूठा एक्सीडेंट करवाना उसे अपने पास वापस लाने के लिए। अपना हाथ पैर तुड़वा लेना। उसकी बात सुनकर प्रांस के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही सृष्टि ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रांस अपने जबड़े कसते हुए बोला, बार बार उसी चीज़ को बीच में लाना ज़रूरी है क्या? हाँ, करवाया मैंने अपना एक्सीडेंट, सो व्हाट? मुझे जो सही लगा मैंने किया और आइंदा भी मैं हमेशा वही करूँगा जो मुझे सही लगेगा। ये बोलकर उसने ज़ोर से अपना फ़ोन नीचे काउंटर पर रखा। इस वक्त वो एक क्लब में था। हालांकि उसने अभी तक ज़्यादा ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन अब पंखुड़ी के रोने की बात सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगने लगा था। कुछ देर बाद उसने अपना फ़ोन वापस उठाया और क्लब से बाहर आ गया। मुश्किल से उसने 1-2 ड्रिंक ली थी, इसलिए वो ज़्यादा नशे में नहीं था। तकरीबन 15-20 मिनट में वो वापस राणा मेंशन पहुंचा। वहां आकर उसने देखा कि संगीत और मेहंदी का फंक्शन तो ख़त्म हो चुका था। सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। जिंदल फैमिली भी वहां से चली गई थी। प्राण सीधा अपने कमरे में आया, लेकिन उसे पंखुड़ी कहीं नज़र नहीं आई। वो झट से सीढ़ियां उतरते हुए अब सीधा सृष्टि के कमरे की तरफ बढ़ गया, जहां पर सृष्टि और प्रलय दोनों सोफे पर बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे। प्रांस की नज़रें सीधा बेड पर गई, जहां पर पंखुड़ी आराम से सोई हुई थी। उसके ऊपर ब्लैंकेट भी था। उसे देखते हुए प्रांस की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। एक तो उसकी बीबी सोने में बहुत माहिर थी। वो जल्दी से अंदर की तरफ आया और पंखुड़ी को अपनी गोद में उठाने लगा। प्रलय और सृष्टि दोनों उसकी तरफ ही देख रहे थे। जैसे ही प्रांस ने पंखुड़ी को गोद में उठाना चाहा, पंखुड़ी ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी और टुकुर टुकुर उसकी तरफ देखने लगी। प्रांस को अपने सामने देखकर वो हैरान थी। वो गहरी नींद में थी, लेकिन प्रांस के छूने भर से ही उसकी नींद खुल गई थी। वो हड़बड़ाकर अपनी जगह पर उठकर बैठी। प्रलय और सृष्टि भी अपनी जगह से उठकर उन दोनों के पास आ गए थे। पंखुड़ी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, सासू माँ, मैं सपना देख रही हूँ या फिर ये सब कुछ सच है? मेरा मतलब है, आप मेरे सपने में आए हैं या फिर हकीकत में आप सब लोग मेरे सामने हैं? उसके सवाल पर प्रांस और सृष्टि तो चुपचाप उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन प्रलय को हंसी आ रही थी। प्रांस गुस्से से बोला, कोई सपना नहीं देख रही हो तुम, हकीकत है ये। तुम्हें लेने आया हूँ मैं। सोने और दूसरे के रूम में सोने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? उसे गुस्से में देखकर पंखुड़ी का मुंह एक बार फिर से उतर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, सासू माँ। ये बोलकर वो जल्दी से बिस्तर से उठी और तेज कदमों से सृष्टि के पास चली गई। लेकिन वो सृष्टि के सीने से नहीं लगी, बल्कि उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। प्रांस गुस्से से बोला, ये सब क्या है पंखुड़ी? वहाँ पर क्यों गई हो तुम? चलो मेरे साथ हमारे रूम में। पंखुड़ी ने अपना सरनामे हिलाकर बोला,
नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप तो मुझे यहीं डांट रहे हो, मुझे अपने साथ रूम में लेकर जाओगे तो और भी ज़्यादा डांटोगे, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। मैंने कौन सा खुद से डांस किया था? सबने मुझे वो डांस करने के लिए कहा था, रिया, परीक्षा और तंस देवर जी ने। मैंने तो मना भी किया था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि वो डांस परफॉर्मेंस देखकर आप मान जाओगे, इसलिए मैंने डांस किया, सिर्फ आपको मनाने के लिए। लेकिन आप तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। प्रांस गुस्से से फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, तो और मैं क्या करूं? तुम्हारा वो डांस देखकर तालियां बजाऊं? सीरियसली, तुम्हें खुद नहीं पता तुमने क्या किया है? पंखुड़ी जल्दी से बोली, आपको मेरी गलतियां तो बहुत जल्दी नज़र आ जाती हैं, लेकिन आपकी अपनी गलतियां आपको नज़र नहीं आती क्या? उसकी बात सुनकर प्रांस ने सृष्टि की तरफ देखा। उसे लगा शायद सृष्टि ने उसे एक्सीडेंट वाली बात बता दी। सृष्टि भी तुरंत बोली, ना ना, इसे अपनी गलतियां कहाँ नज़र आएंगी? इसकी गलती गलती थोड़े होती है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सृष्टि की इस बात ने जैसे प्रांस के शक को यकीन में बदल दिया हो। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, रियली मॉम, यू जस्ट डिड दैट? ये बोलते हुए वो हैरानी से सृष्टि को देख रहा था। सृष्टि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। प्रांस जबड़े कसते हुए बोला, तुम मेरे साथ हमारे रूम में चल रही हो पंखुड़ी, या फिर नहीं? पंखुड़ी ने अपना सरनामे हिलाया और बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे घर जाना है। सासू माँ, प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ाइए ना। प्रलय तुरंत बोला, पंखुड़ी, ऐसा नहीं करते हैं, तुम बार बार इस तरह से अपने घर नहीं जा सकती हो। अब तुम्हारा घर ग्रोवर मेंशन नहीं बेटा, राणा मेंशन है, और तुम्हें यहीं रहना होगा। पंखुड़ी प्रलय की तरफ देखकर रोते हुए बोली, ससुर जी डांटिए तो मत, ये भी बस मुझे डांटते रहते हैं, और अब आप भी मुझे डांट रहे हो। सृष्टि जल्दी से बोली, कोई तुम्हें नहीं डांट रहा है पंखुड़ी, डिस्ट्रॉयर तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं कि अब तुम्हारा घर राणा मेंशन है, ये फैमिली तुम्हारी है, तुम ऐसे ही सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकती हो। अगर तुम्हें प्रांस के साथ अपने रूम में नहीं जाना है तो इट्स ओके, तुम मेरे रूम में मेरे साथ रह सकती हो, या फिर गेस्ट रूम में। प्रांस उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, बिल्कुल भी नहीं, मेरी बीबी मेरे साथ मेरे ही रूम में रहेगी, और खबरदार अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश भी की तो। ये बोलकर वो जल्दी से पंखुड़ी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अब पंखुड़ी तुरंत सृष्टि से हटकर प्रलय के पीछे हो गई और बोली, ससुर जी मुझे बचाइए। प्रांस हैरानी से बोला, सीरियसली पंखुड़ी, तुम्हें मुझसे इतना डर लग रहा है कि तुम्हें दूसरों की हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़ रही है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर हाथ उठाऊंगा? पंखुड़ी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसे देखती रही। प्रांस ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ओके इनफ, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं आना है तो ठीक है, मत आओ, तुम भाड़ में जाओ। अब मुझे भी तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो, आई जस्ट डोंट केयर। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी अचानक से सृष्टि बोली, आप एक काम कीजिए डिस्ट्रॉयर, प्रांस को इस घर से बाहर निकाल दीजिए। वैसे भी पंखुड़ी को प्रांस के साथ नहीं रहना है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्रांस को बोल दीजिए कि वो हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चला जाए, क्योंकि पंखुड़ी को तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। उसकी बात सुनकर प्रांस हैरान था। वो लोग ऐसे कैसे प्रांस को घर से बाहर निकालने की बात कर सकते थे? गुस्से से लाल होते हुए उसने पलटकर उन दोनों की तरफ देखा। वहीं सृष्टि की ये बात सुनकर पंखुड़ी भी हैरान रह गई थी। वो झट से आगे आई और बोली, नहीं सासू माँ, ऐसा मत करना, माना इन्हें थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन आप ऐसे कैसे इन्हें घर से बाहर निकाल सकती हैं? मुझे इनके साथ ही रहना है, मुझे इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना, मैं इनके साथ इनके रूम में ही रहूँगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी और ना ही ये आपको परेशान करेंगे, लेकिन आप हम दोनों को इस घर से बाहर मत निकालना। मैं जा रही हूँ इनके साथ अपने रूम में सोने के लिए। गुड नाइट। ये बोलकर वो जल्दी से प्रांस की तरफ भाग गई। प्रांस हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसने पंखुड़ी को इतना कुछ कहा, लेकिन तब तो पंखुड़ी कभी प्रलय के पीछे छिप जाती तो कभी सृष्टि के पीछे, और जैसे ही सृष्टि ने प्रांस को घर से बाहर निकालने की बात कही, पंखुड़ी तुरंत पलट गई और सीधा उसके पास आ गई। वो प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ मुझे रूम में ले चलिए ना। प्रांस ने गुस्से से मुंह बनाया और बोला, चलो। पंखुड़ी अपना चेहरा झुकाकर आगे की तरफ चल दी। सृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। प्रांस ने पलटकर उसकी तरफ देखा। इतना तो वो भी समझ चुका था कि वो सब कुछ सृष्टि ने जानबूझकर किया है।
इसलिए वो बिना सृष्टि को कुछ कहे ही रूम से बाहर चला गया। वहीं सृष्टि उसके जाने के बाद हंसने लगी। प्रलय ने उसे हंसते हुए देखा और कहा, मुझे लगता है पंखुड़ी के साथ रहकर तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा सटक गया है। तुम ये क्या प्रांस को घर से बाहर निकालने की बात कर रही थी? सृष्टि हंसते हंसते रुकी और बोली, ताकि आपकी बहू का दिमाग ठिकाने ला सकूं। वो खुद के बारे में कुछ भी सुन लेती है, प्रांस उस पर गुस्सा करे तो वो रोने लगती है, खुद उसे कुछ भी कह देती है, लेकिन अगर कोई तीसरा प्रांस को कुछ कहे तो वो नहीं सुन पाती। प्रलय उसकी बात पर हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। सृष्टि हंसते हुए बोली, अब अगर आज के दिन की नौटंकी खत्म हो गई है तो क्या हम सोने चले? मैं बहुत थक गई हूँ डिस्ट्रॉयर। सच में मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आगे क्या करूँगी। मेरी एक बहू तो आधी से ज़्यादा पागल है और दूसरी का भी मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलकने लगी थी। प्रलय तुरंत बोला, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या यूनिवर्स? कोई बात है तो तुम मुझे बताओ। सृष्टि ने अपना सिर हिलाया और बोली, नहीं कुछ खास नहीं है, बस पंक्ति के बारे में सोच रही थी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस थे। वो सच में पंक्ति के बारे में सोच रही थी। वो इतना तो समझ चुकी थी कि पंक्ति के साथ कुछ तो गलत है, लेकिन क्या, ये फिलहाल उसे समझ में नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ पंक्ति इस वक्त अपने रूम के वॉशरूम में थी। उसके हाथ में एक ब्लेड था जो उसने अपनी कलाई पर रखा हुआ था। वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसके कानों में आश्रय की कही हुई बातें गूंज रही थी, मैं तो तुम्हें यूं ही मासूम समझ रहा था, तुम तो बड़ी चालबाज निकली। तुम सिर्फ चालबाज ही नहीं, हद दर्जे की बेशर्म भी हो। जिस तरह से टूटा हुआ दिल दोबारा नहीं जुड़ता, टूटा हुआ कांच दोबारा नहीं जुड़ता, वैसे ही मेरा जो तुम पर भरोसा था ना, वो भी चकनाचूर हो गया है, जो चाहकर भी तुम वापस नहीं जोड़ सकती। उसका हाथ भी बुरी तरह से कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। वो रोते हुए बोली, मैंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा है आश्रय जी, पर मैं चाहकर भी आपको कुछ नहीं बता पा रही। मुझ में हिम्मत नहीं है इतनी कि मैं रीवा दीदी के खिलाफ जा सकूं। मुझे बहुत डर लगता है उनसे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, खुद को ख़त्म कर सकती हूँ। अगर मैं ख़त्म हो जाऊँगी तो ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही प्रांस भाई और पंखुड़ी भाभी के बीच कोई प्रॉब्लम होगी। वे दोनों भी खुश रहेंगे और आप भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। आपको ज़बरदस्ती मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। ये बोलते हुए वो अभी भी बुरी तरह से रोए जा रही थी। जिसने जैसे ही वो ब्लेड अपनी कलाई पर चलाने की कोशिश की, अचानक से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। पंक्ति के हाथों से वो ब्लेड नीचे गिर गया और उसकी नज़र सामने गई, जहाँ दरवाजे पर रीवा खड़ी थी। रीवा को अपने सामने देखकर पंक्ति और भी ज़्यादा डर गई। वहीं रीवा की नज़रें ब्लेड पर थी। वो समझ चुकी थी कि पंक्ति क्या करने वाली है। अगले ही पल वो जोर से चिल्लाई, तनिष्क भाई, मॉम जल्दी से इधर आइए, देखिए पंक्ति क्या करने वाली थी। उसे यूं चिल्लाते हुए देखकर पंक्ति के होश उड़ गए। रीवा धीमे से बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अकेले में बचाऊंगी? समझाऊंगी, तुम्हें प्यार से मनाऊंगी कि ऐसा नहीं करते पंक्ति बेटा। तुम देखो अब मैं तुम्हारा क्या तमाशा बनाती हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद खतरनाक एक्सप्रेशंस थे। उसने एक बार फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका चिल्लाना सुनकर तनिष्क और मिसेज जिंदल जल्दी से भागते हुए पंक्ति के रूम की तरफ आए। वॉशरूम से रीवा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो लोग तुरंत वॉशरूम में आ गए। अगले ही पल उनकी नज़र पंक्ति की कलाई पर पड़ी, जो पूरी तरह से कांप रही थी। उसमें से खून की बूंदें नीचे ज़मीन पर टपक रही थी। खून से भरा हुआ ब्लेड नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था और पंक्ति की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तनिष्क जल्दी से आगे आया और उसकी कलाई को पकड़कर बोला, ये तुमने क्या किया पंक्ति? ये सब क्या है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो बच्चा? तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। पंक्ति उसकी बात सुनते हुए और भी ज़्यादा रो रही थी। वो जल्दी से बोली, मैंने ये सब। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही रीवा बोली, आप ही देखिए भाई, पंक्ति ने ये क्या हरकत की है? इससे क्या ज़रूरत है ये सब करने की? ऐसे कौन अपनी कलाई काटता है? मुझे लगता है पंक्ति सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। हमें जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर चलना होगा। खून बहुत ज़्यादा बहा है, बाकी सब बातें तो बाद में ही होती रहेंगी। तनिष्क ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से पंक्ति के कंधे पर अपना हाथ रखकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। बाहर आकर उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई तो उसे सामने ही पंक्ति का रुमाल पड़ा दिखाई दिया।
उसने जल्दी से उसे उठाया और उसे पंक्ति की कलाई पर बांध दिया। पंक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मिसेस जिंदल गुस्से से बोली, ये सही है, पहले खुद हरकतें करे और फिर इस तरह से खुद को ही चोट पहुंचाओ, जैसे दूसरे तो बस इसका तमाशा देखने के लिए ही है। तनिष्क गुस्से से बोला, आप ये क्या बोल रही हैं मॉम? आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं पंक्ति को? कम से कम इसकी हालत तो देखिए। अगर आपको पंक्ति की फिक्र नहीं है, आपको पंक्ति से ऐसी बातें कहनी है तो प्लीज़ आप पंक्ति से दूर रहिए, लेकिन मैं आपको पंक्ति से इस तरह से बात नहीं करने दूंगा। मिसेस जिंदल तुरंत बोली, मैंने क्या गलत कहा है? तनिष्क ने गुस्से से अपने जबड़े कस लिए। वो फिलहाल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसने जल्दी से पंक्ति को बाहर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। मिसेस जिंदल भी उनके पीछे पीछे ही रूम से बाहर निकली। रीवा अब वहाँ पर अकेली खड़ी थी। वो चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट लिए बोली, तुम हम सबको डराना चाहती थी, धमकाना चाहती थी कि तुम खुद को चोट पहुंचा सकती हो। लो, मैंने ही तुम्हें चोट पहुंचा दी, पर अब डर हमें नहीं बल्कि तुम्हें लगेगा, और वो कैसे, ये तुम्हें बहुत जल्द ही पता चलेगा। ये बोलकर वो शैतानी की तरह हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ तनिष्क ने पंक्ति को गाड़ी की बैक सीट पर बिठाया। रीवा भी जल्दी से अब बाहर की तरफ आई और बैक सीट पर पंक्ति के साथ बैठ गई। तनिष्क ड्राइविंग सीट पर था। अगले ही पल उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। कुछ देर बाद डॉक्टर पंक्ति का ट्रीटमेंट कर चुके थे। पंक्ति को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया हुआ था। तनिष्क वार्ड के बाहर खड़ा हद से ज़्यादा परेशान नजर आ रहा था। वो इस वक्त परीक्षा को भी कॉल नहीं कर सकता था, वो उसे भी परेशान नहीं कर सकता था। रीवा उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, टेंशन मत लो तनिष्क, पंक्ति को कुछ नहीं होगा। वो मासूम बच्ची है, अभी वो इतनी मैच्योर नहीं है कि इन सब चीज़ों को हैंडल कर सके। शायद इसलिए डर गई होगी, पर जब वो उठेगी तो मैं उसे समझाऊंगी कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ उसकी तो नहीं है, उसके भाई की भी है। कितना प्यार करते हो तुम उससे, और हम सब उस पर अपनी जान छिड़कते हैं। वो ऐसे कैसे हमें छोड़कर इस दुनिया से जाने का फैसला ले सकती है? उसकी बात सुनते हुए तनिष्क की आंखों में नमी भर गई थी। उसने बस अपना सर हाँ में हिलाया। तकरीबन आधे घंटे बाद पंक्ति को होश आया तो तनिष्क तुरंत अंदर आया। अंदर आते ही वो पंक्ति को शिकायती नज़रों से देखने लगा। तभी रीवा भी अंदर आई। वो पंक्ति के बिल्कुल करीब आई और बोली, ये तुमने क्या किया पंक्ति? ऐसे कौन करता है बेटा? तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? सुसाइड करके तुमने तो इस दुनिया से जाने का फैसला ले लिया, लेकिन क्या तुमने अपने भाई के बारे में सोचा? कितना प्यार करते हैं तनिष्क तुमसे, तुम पर अपनी जान छिड़कता है। क्या तुमने सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद उसका क्या हाल होगा? उसकी बातें सुनते हुए पंक्ति की नज़रें तनिष्क के चेहरे पर थी। आज तक उसने कभी तनिष्क की आंखों में आंसू नहीं देखे थे, लेकिन आज तनिष्क की आंखों में आंसू थे। तनिष्क उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें इस दुनिया से जाना ही है पंक्ति, तो अकेली क्यों? मुझे भी अपने साथ ही ले चलो। एक तुम ही तो हो जो मेरी हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? उसकी बात सुनते हुए पंक्ति भी रोने लगी थी। रीवा पीछे की तरफ हट गई और तनिष्क ने जल्दी से आकर पंक्ति को अपनी बाहों में समेट लिया। रीवा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोली, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान वो होते हैं जो इमोशनल होते हैं। आज तक मैं तुम्हें तनिष्क के नाम पर धमकी देती थी, लेकिन अब तो मुझे धमकी देने की ज़रूरत ही नहीं है। तनिष्क का नाम लेते ही तुम्हें उसका ये रोता हुआ चेहरा याद आएगा और तुम वो सब करोगी जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँगी। ब्लडी इडियट गर्ल। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंसन पंखुड़ी प्रांस के साथ रूम में वापस आ गई थी और चोरी चोरी नज़रों से उसे देख रही थी। उसे प्रांस से डर लग रहा था। वहीं प्रांस चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। उसकी नज़र पंखुड़ी पर गई जो क्लोजेट से अपने कपड़े निकालकर चेंजिंग रूम की तरफ जा रही थी। प्रांस उसे देखते हुए अचानक से ही बोला, पेट दर्द खत्म हो गए तुम्हारे? पंखुड़ी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और मासूमियत से बोली, थोड़े से बच्चे हैं। उसका जवाब सुनकर प्रांस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत बोला, थोड़े से का क्या मतलब होता है? पंखुड़ी को समझ ही नहीं आया वो प्रांस के सवाल पर क्या जवाब दे। वहीं प्रांस एक बार फिर से बोला, वैसे तो तुम्हारा पेट दर्द होता रहता है, लेकिन स्टेज पर जब तुम डांस कर रही थी तब तो ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम किसी दर्द में हो। बड़ा मज़ा आ रहा था तुम्हें डांस करते हुए। पंखुड़ी एक बार फिर से मायूसी से बोली,
सुनिए, मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही मैंने वो डांस सिर्फ आपके लिए किया था। मुझे तंस देवर्षि, रिया और परीक्षा ने कहा था वो डांस करने के लिए, वरना मैं सच में वो डांस नहीं करती। उसकी बात सुनकर फ्रांस ने कुछ नहीं कहा। हालांकि पंखुड़ी कई बार अपनी चीज़ों का इल्ज़ाम दूसरों पर लगा देती थी, लेकिन इस बार फ्रांस भी समझ चुका था कि पंखुड़ी झूठ नहीं बोल रही है। सच में उन तीनों ने ही पंखुड़ी को वो डांस करने के लिए कहा था। फ्रांस धीमे से बोला, ठीक है, लेकिन आइंदा से ऐसा डांस मत करना। मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, समझ में आया? पंखुड़ी ने अपना सिर हिलाया और बोली, अब मैं चेंज करने जाऊं? फ्रांस तुरंत बोला, कहीं जाने की ज़रूरत है? यहीं पर कर लो, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ, तुम्हारा ही पति हूँ। पंखुड़ी ने उसकी बात सुनकर एक बार फिर से अपना सिर हिलाया और वहीं पर अपने कपड़े चेंज करने लगी। तो फ्रांस के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट तैर गई। वो जल्दी से बोला, अच्छा ठीक है, जाओ जाकर चेंजिंग रूम में चेंज कर लो। पंखुड़ी ने मासूमियत से एक बार फिर अपना सिर हिला दिया। फ्रांस इस बार हंसने लगा। पंखुड़ी झट से चेंजिंग रूम की तरफ भाग गई। फ्रांस ने अपना सर पीछे हेड रेस्ट पर टिकाया और फिर उन बातों को याद करने लगा जो प्रलय के रूम में हुई। अब उसे सच में हंसी आ रही थी। कैसे पंखुड़ी ने प्रलय के रूम में प्रलय ला दिया था। वो भी बेचारा सोचता होगा कि उसे उसके बच्चों ने तो परेशान नहीं किया, लेकिन उसकी बहू कभी भी उसकी ज़िंदगी में तूफान ला सकती है। तकरीबन 5 मिनट बाद पंखुड़ी चेंजिंग रूम से बाहर आई और फिर सीधा बिस्तर पर आ गई। इस वक्त उसने वाइट और ब्लैक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। घुटनों के बल चढ़ते हुए जब वो बेड पर आई तो उसकी नज़रें अपनी तरफ के बेड पर भी थीं और फ्रांस की तरफ भी। वो फ्रांस के करीब आना चाहती थी, लेकिन डर रही थी कि कहीं फ्रांस फिर से उस पर गुस्सा ना करे। लेकिन जब खुद से ही फ्रांस ने अपनी बाहों को फैला दिया तो पंखुड़ी मुस्कुराई और जल्दी से उसकी बाहों में सिमट गई। फ्रांस उसे कसकर जकड़ते हुए बोला, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो। उसकी बात पर पंखुड़ी ने मुंह बनाया। फ्रांस आगे बोला, लेकिन जैसी भी हो मेरी जान हो। तुम्हारे रोने की बात सुनकर और तुम्हारे ग्रोवर मेंशन जाने की बात सुनकर पता है मुझे कितना बुरा लग रहा था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे तुम सच में कहीं ग्रोवर मेंशन ना चली जाओ। साला ज़िंदगी में मुझे कभी डर नहीं लगा, लेकिन ये एक अजीब सा डर है। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी मुस्कुरा रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं आपसे कभी दूर ना जाऊं? फ्रांस ने तुरंत अपना सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। बेशक से कुछ भी हो जाए रोज पीटर, लेकिन कभी मुझे छोड़कर मत जाना, कभी भी नहीं। बेशक से लड़ाई करो जैसे आज की थी, मॉम डैड के रूम में भी चली जाओ तो भी चलेगा। इस घर में बेशक से कहीं जाकर तूफान ले आओ, लेकिन इस घर से बाहर मत जाना। और ग्रोवर मेंशन तो बिल्कुल भी नहीं। वहाँ तुम जब भी जाओगी बस अपने मायके वालों से मिलने के लिए जाओगी, मुझसे दूर नहीं। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी की वो मुस्कुराहट अब और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। उसने भी फ्रांस की पीठ पर अपने बाहें कस दी। फ्रांस ने उसके सर को प्यार से चूम लिया। कुछ देर बाद वो दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। वहीं रात के तकरीबन 2 बजे तनिष्क पंक्ति को लेकर वापस जिंदल मेंशन में आ गया था और अब पंक्ति और भी ज़्यादा डरी हुई और स्ट्रेस में लग रही थी। लेकिन तनिष्क के बार बार पूछने पर भी पंक्ति ने उसे कुछ नहीं बताया। बस यही कहती रही कि उससे गलती हो गई, पर वो ये शादी करना चाहती है। उसकी बातें सुनते हुए रीवा के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। तनिष्क पंक्ति को लेकर उसके रूम में आया और फिर उसके सर को प्यार से सहलाते हुए उसे सुलाने लगा। कब पंक्ति को सुलाते सुलाते वो भी वहीं पर सो गया, उसे पता ही नहीं चला। सुबह का वक्त राणा मेंशन में पंखुड़ी और फ्रांस दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। आज घर में हल्दी का फंक्शन था, रात को कॉकटेल पार्टी होने वाली थी और कल सुबह शादी। पंखुड़ी ने अपनी आंखें खोली और फ्रांस की तरफ देखने लगी। वो अपनी जगह से उठी और फ्रांस के ऊपर झुककर उसकी कमर पर बैठ गई। फ्रांस की नींद तो बहुत पहले ही खुल गई थी, लेकिन पंखुड़ी की हरकतों को महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें नहीं खोली। पंखुड़ी की नज़रें अब फ्रांस के सीने पर थी, जो पूरी तरह से शर्टलेस था। उसे देखते हुए पंखुड़ी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो नीचे की तरफ झुकी और फिर अपने बालों को अपने एक हाथ से संभालते हुए अपने नाजुक से लबों को फ्रांस के सीने पर रख कर उसे बेतहाशा चूमने लगी। फ्रांस हैरान रह गया। उसकी नाजुक सी मासूम सी पंखुड़ी ऐसा कुछ खतरनाक भी कर सकती है, उसे अंदाज़ा नहीं था।
लेकिन पंखुड़ी सच में बहुत ही ज़्यादा सेडेक्टिव वे में उसकी चेस्ट को चूम रही थी। उसकी गरम गरम सांसें प्रांस को अपनी चेस्ट पर महसूस हो रही थी। लेकिन 4-5 मिनट बाद ही पंखुड़ी प्रांस के ऊपर से हटी और फिर दोबारा अपनी आंखें बंद करके लेट गई। प्रांस हैरान रह गया। उसे तो समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या है। उसने अपनी आंखें खोली और पंखुड़ी के चेहरे को देखने लगा। कुछ पल यूं ही उसे देखते रहने के बाद वो मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग जान। पंखुड़ी ने अपनी आंखें खोली और अंगड़ाई ली। वो इस तरह से प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसकी नींद अभी अभी खुली है। प्रांस हैरान रह गया। पंखुड़ी भी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग जान। प्रांस ने तुरंत पूछा, अभी अभी तुम जो कर रही थी वो तुमने बंद क्यों कर दिया हॉस्पिटल, और दोबारा ऐसे लेट क्यों गई? पंखुड़ी झट से बोली, मैं क्या कर रही थी जान? उसका जवाब सुनकर प्रांस तुरंत बोला, तुम मुझे किस कर रही थी ना हॉस्पिटल। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।